नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुस्लिम लड़ाकों का सामना नहीं कर सकता है इजराइल, जंग के बीच ईरान की चुनौती, तुर्की का भी आया बयान। जी हां दोस्तों, इजराइल इन दिनों टू वार फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। एक और हमास है तो दूसरी ओर लेबनान के हिजबुल्लाह, लेकिन ईरान भी लगातार इजराइल की ओर आंखें तरेर रहा है। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कहा है कि नेतन्याहू की सरकार असहाय फिलिस्तीनी लोगों, बच्चों और महिलाओं से बदला ले रही है, क्योंकि वह मुस्लिम लड़ाकों का मुकाबला करने में असमर्थ है और भविष्य में भी वह मुस्लिम लड़ाकों से टक्कर नहीं ले सकेंगी। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कहा कि गाजा के बच्चों के खून से अमेरिका के हाथ सने हुए हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि एक मुक्ति समूह है जो अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एर्दोगन ने कहा कि हमास देशभक्त संगठन है जो अपने क्षेत्र और लोगों की रक्षा करता है। देश की संसद में अपनी पार्टी के सांसदों को संबोधित करते एर्दोगन ने कहा कि वे योद्धा मुजाहिद हैं, हम इजराइल के ऋणी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इजराइल नहीं आऊंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोई समझौता नहीं, चीन के साथ मिलकर भूटान करने जा रहा है यह काम, तो मोदी सरकार ने किया आगाह। जी हां दोस्तों, चीन के दबाव में आकर डोकलाम कॉरिडोर को लेकर समझौता करने की कोशिश कर रहे भूटान को भारत सरकार ने आगाह किया है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में भूटान से कहा है कि डोकलाम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ वह है। सीमा विवाद के किसी भी समाधान से भारत के हितों पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को जल्द से जल्द हल करने के लिए चीन और भूटान बातचीत कर रहे हैं। इसको लेकर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी से मुलाकात भी की। इस दौरान चीन ने भूटान के पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने और विवादों को हल करने का आग्रह किया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को जल्द से जल्द हल निकालने पर सहमति बन गई है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में वांग के हवाले से कहा गया है कि राजनयिक संबंधों की बहाली दोनों देशों के दीर्घकालीन हितों में होगी। चीन भूटान की लगभग 764 वर्ग किमी जमीन पर अपना दावा करता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में कांग्रेस के दो चुनावी वादे, महिलाओं को 10,000 हर साल मिलेंगे, 1.05 करोड़ फैमिली को 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में झुंझुनू के अरडाउता में कांग्रेस की चुनावी रैली में प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत ने दो चुनावी वादे किए। उन्होंने कहा कि दोबारा सरकार आई तो राजस्थान में हर परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे, इसे 2 या 3 किश्तों में दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 500 रुपए में 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को सिलेंडर दिया जाएगा। अभी 500 रुपए में सिलेंडर 76 लाख परिवारों को ही मिल रहा है। वहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके पास कोई विजन नहीं है, रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी से रोजगार बनते थे, उन्हें इस सरकार ने अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को बेच दिया। यदि सभी उद्योगपतियों को देते तो दिक्कत नहीं होती, इससे रोजगार बढ़ते, लेकिन इस सरकार ने चुनिंदा लोगों को दिए। खेती किसानी भी अपने मित्रों को सौंपने वाले थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक बोले, मैं लिख कर देता हूं कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया। इसमें उन्होंने किसान आंदोलन, पुलवामा हमले और अडानी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। इस बातचीत को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा कि क्या यह संवाद ईडी सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगा। राहुल गांधी के बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं लिख कर देता हूं कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी। राहुल गांधी ने पूछा कि जब आप जम्मू कश्मीर में थे तो काफी पेचीदा समय था, इस पर आपकी क्या राय है। सत्यपाल मलिक ने इस पर कहा कि आप जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती या सेना से ठीक नहीं कर सकते, यहां के लोगों को जीत कर आप कुछ भी कर सकते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए पहले तो राज्य का दर्जा वापस देना चाहिए। उन्होंने आगे दावा किया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा केंद्र सरकार ने शायद इस कारण दिया क्योंकि इनको लगता था कि पुलिस विद्रोह कर देगी, लेकिन पुलिस तो सरकार के प्रति वफादार रही है। इन्होंने ईद के महीने में छुट्टी भी नहीं ली, ऐसे में राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराने चाहिए। वहीं दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान शहीद इस कारण हुए क्योंकि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। एयरक्राफ्ट मांगने की एप्लीकेशन 4 महीने गृह मंत्रालय में अटकी रही, गृह मंत्रालय ने यह खारिज कर दिया। इस कारण ये लोग सड़क से गए। उन्होंने कहा कि विस्फोटक सामग्री पाकिस्तान से आई थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया को भारत करने की सिफारिश, हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियां शामिल करने का सुझाव भी दिया। जी हां दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी की किताबों में जल्द ही इंडिया की जगह अब भारत लिखा नजर आ सकता है। दरअसल दोस्तों, एनसीईआरटी अपने पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए 19 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने ही देश का नाम इंडिया की बजाय भारत लिखने का सुझाव दिया। साथ ही सिलेबस से प्राचीन
प्राचीन इतिहास को हटाकर क्लासिकल हिस्ट्री और हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक समिति के अध्यक्ष CI आइजैक ने 25 अक्टूबर को बताया कि भारत का जिक्र विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में है जो 7000 साल पुराने हैं। इंडिया नाम आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ऐसे में देश के लिए भारत नाम का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने NCERT के सिलेबस में शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने की सिफारिश के पीछे की वजह बताई। आइजैक ने कहा कि अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांट दिया है। प्राचीन इतिहास बताता है कि देश अंधेरे में था, उसमें वैज्ञानिक जागरूकता नहीं थी। हमने सुझाव दिया है कि बच्चों को मध्यकाल और आधुनिक इतिहास के साथ साथ क्लासिकल हिस्ट्री भी पढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, क्या प्रधानमंत्री अब CM बनेंगे? निगम विधानसभा हर चुनाव में लोगों से कहते हैं मुझे चुनो, मोदी बताए कहां से चुनाव लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में लोगों से कहते हैं कि मुझे चुनो। क्या वो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? वो बताएं कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। लोग स्थानीय मुद्दों पर वोट करते हैं। लोग मोदी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। कर्नाटक के कलमुर्गी में जब उनसे सवाल किया गया कि क्या 5 राज्यों के चुनाव 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल होंगे, इस पर खड़गे ने कहा कि ऐसा नहीं है। हर राज्य के अलग अलग चुनावी मुद्दे होते हैं, उन्हीं के हिसाब से वोटिंग होती है। लोकसभा के चुनाव विधानसभा से अलग होते हैं। नगर निगम का चुनाव हो या लोकसभा का, हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों से खुद को चुनने को कहते हैं। खड़गे ने पूछा, क्या वह खुद CM बनने जा रहे हैं? मेरा मानना है कि लोग स्थायी मुद्दों पर नेताओं को वोट देते हैं। जिन्होंने उनके लिए काम किया है, लोग उन्हीं नेताओं को चुनते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान से आई बड़ी खबर, बाबर आजम की जा सकती है कप्तानी, PCB सख्त फैसला लेने को है तैयार। जी हां दोस्तों, ICC वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लगातार हार मिल रही है। शुरुआती 2 मुकाबले जीतने के बाद टीम ने अपने 3 मुकाबले गंवाए। भारत, ऑस्ट्रेलिया के बाद अफगानिस्तान की टीम ने भी पाकिस्तान की टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। हार पर हार झेलने के बाद अब बाबर आजम की कप्तानी का जाना पक्का हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको लेकर मन बना रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ICC वनडे वर्ल्ड कप में हार की हैट्रिक का सामना करना पड़ा है। भारत के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी मात दी। इसके बाद टीम के अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान ने पहली बार वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान को हराकर गहरा जख्म दिया है। 3 लगातार हार मिलने के बाद अब पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की कप्तानी जाना तय हो चुकी है। PTI से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने बताया है कि अब अगर पाकिस्तान की टीम कोई चमत्कार करती है और आगे बचे सभी मैच जीतकर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह पक्की करती है, तो ही बाबर आजम की कप्तानी बचने की संभावना होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूज क्लिक केस, प्रबीर की कस्टडी 2 नवंबर तक बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, विदेशी फंडिंग के जरिए चीनी प्रोपोगेंडा फैलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, विदेशी फंडिंग केस में न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती की कस्टडी 9 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। दोनों को 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आज न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद दोनों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनको कस्टोडियल डिमांड की मांग की थी। चीन से जुड़ी कंपनियों और संगठनों से फंडिंग लेकर चाइनीज प्रोपोगेंडा फैलाने के आरोप में प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 3 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था। दोनों 7 दिनों तक पुलिस हिरासत में रहे। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर को इन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने 20 अक्टूबर को दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि 5 दिनों के लिए और बढ़ा दी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यूज क्लिक के खिलाफ CBI सहित 5 एजेंसियां जांच कर रही है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की थी। उससे पहले दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफिस विंग, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस से जुड़े अलग अलग मामलों में जांच कर रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने न्यूज क्लिक के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 5 राज्यों के चुनाव के बाद फाइनल होगा सीट शेयरिंग फार्मूला। 2024 के चुनावों में 270 सीटों पर कांग्रेस इंडिया के साथी 270 पर लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुई लड़ाई से इंडिया अलायंस को लेकर दलों के बीच चल रही कई गलतफहमियां दूर हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान और कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के मामला सुलझाने के बाद 2 बातें साफ हो गई है। पहली यह कि विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर सपा की जिद, आपकी हट और कांग्रेस के सख्त रुख से स्पष्ट हो गया है कि इंडिया का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकजुटता और भाजपा के खिलाफ है। लोकसभा में विपक्ष का एक कद्दावर उम्मीदवार उतारने की मोटी सहमति तक ही सीमित है। इसका विधानसभा या
उसके निचले स्तर के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह हो गई है कि जिस राज्य में इंडिया अलायंस की जिस पार्टी का प्रभुत्व होगा, ड्राइविंग सीट पर वही पार्टी होगी और बाकी दल रोड़ा नहीं बनेंगे। सूत्रों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 270 सीटें कांग्रेस के पास रहेंगी, जबकि 270 सीटें अन्य सहयोगी दलों को देने की तैयारी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जीएसटी में गड़बड़ी पर एक्शन, 1 लाख करोड़ का मामला, इन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस हुआ जारी। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर सरकार की सख्ती जारी है। एक और जहां कारोबार पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले से कंपनियों की मुसीबतें बढ़ी हुई है, तो वहीं इस सेक्टर की बड़ी फर्मों जीएसटी चोरी के आरोप में भी लगातार नोटिस उनको मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इन ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। दोस्तों खास बात यह है कि जैसे ही जीएसटी अधिकारियों के निशाने पर यह कंपनी आई है, तो बीते 1 अक्टूबर से अब तक विदेशी गेमिंग कंपनियों ने भारत से दूरी बना ली है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी चोरी के आरोप में अब तक जो नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें से कई तो उन कंपनियों के रेवेन्यू से भी ज्यादा हैं। इनमें एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि बीते 1 अक्टूबर 2023 के बाद से किसी भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, यानी कि कोई भी फॉरेन गेमिंग कंपनी भारत में रजिस्टर्ड नहीं हुई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 28% जीएसटी के साथ ही 1 अक्टूबर से देश में ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में हाहाकार, लगातार 5वें दिन गिरावट, सेंसेक्स 523 अंक टूटा, निवेशकों के 2 लाख करोड़ रुपए डूबे। जी हां दोस्तों, घरेलू शेयर बाजार बुधवार को लगातार 5वें दिन लाल निशान पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 522.82 अंक यानी कि 0.81% की गिरावट के साथ 64,049.06 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक यानी कि 0.83% की गिरावट के साथ 19,122 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों बुधवार को कारोबार में इन्फोसिस, सिप्ला, एनटीपीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स और अडानी एंटरप्राइजेस निफ्टी के टॉप लूजर रहे, जबकि कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एसबीआई निफ्टी के टॉप गेनर भी रहे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शेयर बाजार की गिरावट के बीच आज निवेशकों को भारी घाटा हुआ। एक कारोबारी दिन पहले यानी कि 23 अक्टूबर 2023 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 311.31 लाख करोड़ रुपए था, जबकि 24 अक्टूबर 2023 को यह गिरकर 309.28 लाख करोड़ रुपए रह गया। इस तरह निवेशकों की संपत्ति में आज 2.03 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक की लेबनान में मीटिंग, तीनों गुटों को साथ लाने में ईरान हुआ कामयाब, इजराइल के खिलाफ साझा रणनीति हुई तैयार। जी हां दोस्तों, इजराइल के खिलाफ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहादी और हमास एकजुट हो गए हैं। तीनों संगठनों के लीडर्स ने बैरूत में मुलाकात की। इस दौरान गाजा और वेस्ट बैंक में हो रहे इजरायली हमलों को रोकने पर चर्चा हुई। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इस बैठक को ईरान के मंसूबों की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी मीडिया अल मायादीन के मुताबिक इस बैठक से तीनों संगठनों के बीच बढ़ता कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। दरअसल ईरान कई सालों से चाहता था कि तीनों संगठन मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दें। अब ऐसा ही कुछ हो भी रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर दिया। 8 अक्टूबर को लेबनान की तरफ से भी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने भी रॉकेट से हमले किए। इजराइल ने दावा किया कि इस्लामिक जिहाद का एक मिसफायर हुआ रॉकेट गाजा के अस्पताल पर गिरा, जिससे करीब 500 लोग मारे गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कनाडाई कॉलेजों में 80% स्टूडेंट हैं भारतीय, फीस में 72% तक हमारा हिस्सा, भारतीय छात्र नहीं पहुंचे तो खर्च नहीं निकाल पाएंगे कॉलेज। जी हां दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच एक तरफ कनाडा जाने की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स में घबराहट है, तो वहीं कनाडा के कई बड़े कॉलेजों के हाथ पांव फूल गए हैं। इन कॉलेजों में 70 से 80% स्टूडेंट्स भारतीय हैं। इनकी साल भर की कुल फीस में भारतीय स्टूडेंट्स द्वारा अदा की जाने वाली फीस 55 से 72% तक योगदान दे रही है। अगर एक भी सेशन में भारतीय स्टूडेंट्स का दाखिला नहीं हुआ तो ये कॉलेज एक सेशन तक का खर्च नहीं निकालने में सक्षम नहीं रहेंगे। इन कॉलेजों में 4000 स्टूडेंट्स का नॉर्दर्न कॉलेज प्रमुख है, जिसमें सिर्फ 833 कनाडियन स्टूडेंट है, बाकी सारे के सारे यानी कि 3353 स्टूडेंट्स भारतीय हैं। अगर भारतीय स्टूडेंट्स इन कॉलेजों में फीस जमा नहीं कराएंगे तो इन कॉलेजों का संचालन करना मुश्किल हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सूरत ने दिया मुंबई को तगड़ा झटका, धड़ाधड़ होने लगे ऑफिस बंद, 3,400 करोड़ में हुआ यह खेल। जी हां दोस्तों, सरकार के बिना सहयोग सूरत के डायमंड कारोबारियों ने करीबन 3,400 करोड़ रुपए के खर्च से दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बिजनेस हब तैयार कर लिया है। सूरत डायमंड बूट्स के नाम से बने इस डायमंड हब को दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का खिताब भी हासिल हो चुका है, जो खिताब अब तक पेंटागन बिल्डिंग के पास था। सूरत में बने सूरत डायमंड बूट्स की वजह से मुंबई और महाराष्ट्र सरकार को टैक्स के रूप में बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि मुंबई में से गुजराती डायमंड कारोबारियों ने अपना व्यापार समेटकर सूरत की ओर पलायन शुरू कर दिया है। वर्षों से सूरत शहर को डायमंड सिटी कहा जाता है। सूरत सिटी की डायमंड फैक्ट्रियों में तराशे गए डायमंड देश और दुनिया के अलग अलग देश में निर्यात किए जाते हैं। लाखों लोगों को यह डायमंड बिजनेस रोजगार मुहैया कराता है। सूरत की डायमंड फैक्ट्रियों में तराशे गए डायमंड दुनिया के अलग अलग देशों में भेजने के लिए मुंबई का सहारा लिया जाता रहा है। मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से सूरत से डायमंड कारोबारियों को मुंबई में अपनी एक अलग ऑफिस लेना पड़ता था, जिसके जरिए सूरत में तराशे गए डायमंड मुंबई से दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब सूरत ही डायमंड का हब बनता जा रहा है और मुंबई से व्यापारियों ने अपने ऑफिस बंद करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में आने वाले समय में महाराष्ट्र को टैक्स के रूप में बड़ा झटका लगने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी में कांग्रेस ने और 4 प्रत्याशी बदले, सुमावली बड़नगर में विधायकों के विद्रोही तेवर, पिपरिया जावरा में स्थानीय मुद्दों से बैकफुट पर आई पार्टी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चौथी सूची जारी कर 4 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। 3 बार में 230 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन और बगावत को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया। कांग्रेस ने सुमावली यानी कि मुरैना में कुलदीप सिरवारकर की जगह मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा, पिपरिया नर्मदापुरम में गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर उज्जैन में राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह विधायक मुरली मोरवाल और जावरा रतलाम में हिम्मत श्रीमाली की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले दूसरी सूची में कांग्रेस ने 3 प्रत्याशी नरसिंहपुर जिले की टोडेगांव, शिवपुरी जिले के पिछोरा और दतिया सीट बदले थे। आज जिन 4 प्रत्याशियों को बदला गया है उनके नाम 6 दिन पहले जारी दूसरी सूची में थे। दोस्तों कांग्रेस अब तक 7 सीटों पर प्रत्याशी बदल चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, यूएनएससी में पाकिस्तान ने फिर किया कश्मीर का जिक्र, भारत बोला कोई तवज्जो नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, भारत ने कहा है कि वह इजराइल गाजा स्थिति पर सुरक्षा परिषद में संपन्न बैठक के दौरान पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का जिक्र किए जाने को कोई महत्व नहीं देगा और न ही इसका कोई जवाब देगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंदर ने मंगलवार को यह बयान दिया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत मुनीवर अकरम ने कश्मीर का जिक्र किया था। रविंदर ने कहा कि एक प्रतिनिधि ने आदतन उन केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया है जो हमारे देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। मैं इन टिप्पणियों को उतनी ही तवज्जो दूंगा जितनी उन्हें दी जानी चाहिए और समय को ध्यान में रखते हुए इसका जवाब नहीं दूंगा। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि सभी तरह के आतंकवादी कृत्य गैर कानूनी और अनुचित हैं, चाहे उन्हें लश्कर तैयबा ने मुंबई में लोगों को निशाना बनाकर अंजाम दिया हो या हमास ने किबुत्ज बेरी में लोगों को निशाना बनाया हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम भूपेश ने कहा ईडी ने मनगढ़ंत आरोप लगाकर बीजेपी को चुनावी मुद्दा दिया, भाजपा का पलटवार, बदनाम सरकार की बदनामी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही बड़ी पार्टियां जोर शोर से एक दूसरे पर निशाना साधकर लड़ रही है। चुनावी जंग सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी आए दिन कांग्रेस और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टारगेट करती रहती है। वहीं दोस्तों इसके उलट कांग्रेस और उनके सीएम भूपेश बघेल भी पलटवार करते हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कारनामे गिनाने लगते हैं। हाल ही में एक भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट करते हुए ईडी को भी अपने घेरे में लिया। उन्होंने कहा कि ईडी ने मनगढ़ंत आरोप लगाकर बीजेपी को चुनावी मुद्दा दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ईडी ने एक बार फिर मनगढ़ंत आरोप लगाकर भाजपा को एक चुनावी मुद्दा दे दिया। अमित शाह के इशारे पर अब की बार वे चावल घोटाले की बात कर रहे हैं। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, पर उनके बयान से जाहिर है कि उन्हें कामकाज का अंदाजा अभी भी नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों को मोदी सरकार ने दी राहत, खाद में मिलती रहेगी सब्सिडी, यूरिया की नहीं बढ़ेगी कीमत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों को खाद में सब्सिडी मिलती रहेगी और खाद की कीमतों पर सरकार किसी तरह का असर नहीं होने देगी। कैबिनेट बैठक के फैसले को
ब्रीफ करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई बैठक जिसमें निर्णय हुआ कि फर्टिलाइजर यानी कि खाद की को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की जमीरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी भी दी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इससे उत्तराखंड और यूपी को लाभ मिलेगा। दोस्तों, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई कीमत का असर देश में किसानों पर नहीं पड़ने देंगे। रबी सत्र के लिए न्यूट्रिएस्ट बेस्ड सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं महात्मा गांधी की पत्नी का नाम तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।